Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of second year, I am your English teacher from the Real Scholars School System and my name is Maria Ghani. Today we are going to start with Unit 7. As we all know that 7.2 has already been excluded, तो वो तो निकल गई है. So we are going to do only 7.1. 7.1 क्या है? Basically it is the Merchant of Venice. अगर आप यूनिट 7 का टाइटल देखें तो द टाइटल इज टेल्स फ्रॉम द शेक्सपियर. तो आपके पास टेल्स हैं. टेल्स होती हैं बेसिकली स्टोरीज एंड दीज स्टोरीज आर एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ प्लेस. और लिखी किसने हैं? ऑथर का नाम है हमारे पास विलियम शेक्सपियर. Who is William Shakespeare? Shakespeare was a renowned English poet and a playwright. He was a prolific writer during the Elizabethan age. Prolific का मतलब होता है जिसकी प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा हाई हो. renowned होता है जिसको बहुत ही ज़्यादा लोग जानते हों. तो हमारे पास जो हमारा प्ले राइटर है वो कौन है? वो शेक्सपियर है. आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने पहले भी इसका नाम सुना हुआ होगा, कुछ ने इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आई होप कि सुना होना चाहिए क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों को शेक्सपियर का रेफरेंस दे चुकी हूँ. जब हम रेसिज्म का कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे वहाँ पे भी हमने शेक्सपियर को डिस्कस किया था. खैर, ही बिलोंग्स टू द एलिज़ाबेथन एज. अब एजेस का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको फिर इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी जो मेन बेसिक एज थी रेनेसांस की वो भी हमारे सिलेबस में से एक्सक्लूड हो गई हुई है. लेट्स स्किप दैट पार्ट. हम जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि एलिज़ाबेथन एज में क्या था. कि हमारे पास जो स्टेज परफॉर्मेंसेस थी, क्वीन एलिज़ाबेथ जो है उसको वो स्टेज परफॉर्मेंसेस बहुत पसंद थी. और उस टाइम के जो राइटर्स थे, प्ले राइटर्स, वो क्या करते थे? वो ऐसे प्लेज लिखते थे जो क्वीन के सामने और बाकी जो हमारी पब्लिक है उसके सामने वो परफॉर्म किए जा सके. ही एक्चुअली रोट 38 प्लेज इन टोटल. अब ये 38 प्लेज वो हैं जो शेक्सपियर के नाम से पब्लिश हुए थे. इट इज़ ऑल्सो सेट कि शेक्सपियर जो है वो किसी एक बंदे का नाम नहीं है. कुछ थेरीज, कुछ रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि शेक्सपियर वॉज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पीपल जो एक ही फॉर्मेट पे प्लेज लिखते थे, तो उनका नाम जो है वो शेक्सपियर जो है वो रख दिया गया. ये भी कहा जाता है कि शेक्सपियर वॉज अ राइटर, एक ही राइटर था, लेकिन जितने भी प्लेज उसके नाम से पब्लिश हुए हैं वो सब के सब उसने खुद नहीं लिखे हुए, जबकि कुछ उसमें से जो है वो उसकी लवर ने या और उसके फ्रेंड्स ने भी लिखे हैं जो कि बाद में उसके नाम से पब्लिश हुए. अभी हम कौन सा प्ले पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी द मर्चेंट ऑफ वेनिस. इट इज़ द प्ले दैट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ रोमांटिक कॉमेडी. रोमांटिक कॉमेडी का मतलब ये है कि हमें इसमें थोड़ा सा रोमांस भी नज़र आएगा. रोमांस डज नॉट मीन कि आपको जो है वो सिर्फ एक लव स्टोरी मिलेगी. रोमांस एक्चुअली मीन्स एनीथिंग दैट यू इन्जॉय. तो आपको इसमें बहुत सारी एंटरटेनमेंट भी मिलेगी. वो एंटरटेनमेंट जो है वो लव सीन्स की फॉर्म में भी होगी और कॉमेडी की फॉर्म में भी होगी. इसमें हमें कुछ फनी सीन्स भी मिलेंगे. लेट्स मूव फर्दर. हमारे पास प्री रीडिंग है. प्री रीडिंग इज ऑन पेज नंबर 277 और उसमें क्या है? दैट दिस प्ले इज अबाउट अ स्टोन हार्टेड एंड मर्सीलेस ज्यू. हमारे पास एक कैरेक्टर हमें बता दिया गया है प्री रीडिंग में. फर्स्ट कैरेक्टर किसका है? हमारे पास एक मर्सीलेस ज्यू है. वो ज्यू कौन है? वो हमारे पास शाइलॉक है उसका नाम, who lived in Venice and was a cruel money lender. अगर हम क्रूअल का वर्ड देखें कि वो एक बहुत ही ज़्यादा क्रूअल मनी लेंडर है जो क्रिश्चियंस को जो है वो मनी लैंड करता था, पैसे उधार देता था और उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती थी. वो टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती थी जिसकी वजह से उसको क्रूअल कहा जाता था. और अगर कोई बंदा जो है वो बहुत मजबूरी में उससे पैसे ले भी ले और वो पैसे वापस ना कर सके तो शाइलॉक उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से पेश आता था. तो हमें जो थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन दिया गया है हम इससे थोड़ा सा गेस लगा सकते हैं कि शाइलॉक का जो कैरेक्टर है वो नेगेटिव है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो हमारे पास प्ले में विलन का रोल प्ले करेगा. नेक्स्ट हमें बताया हुआ है कि एंटोनियो का कैरेक्टर है बीच में. एंटोनियो वॉज अ रिच एंड नोबल क्रिश्चियन. नोबल का वर्ड उसने यूज़ किया है, तो इससे हमें आइडिया होता है कि मोस्ट प्रोबेबली एंटोनियो जो है वो हमारा हीरो होगा, हमारा प्रोटैगनिस्ट होगा प्ले का. ऑलवेज विलिंग टू लैंड अ हेल्पिंग हैंड टू नीडी. और हमें यह भी बताया गया है कि वो बहुत अच्छा था, वो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए
तैयार रहता था। अब हमारे पास जो दोनों कैरेक्टर्स हैं जिनसे हमें इंट्रोड्यूस कराया गया है वो बेसिकली मर्चेंट्स हैं, वो ट्रेड का काम करते हैं। उनकी शिप्स जो है वो दूसरे जो है वो सिटीज़ में और कंट्रीज़ में जाती हैं उनका सामान लेके, जिससे वो अर्न करते हैं। हम अगर प्ले का नाम देखें, प्ले का नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस जो है वो बेसिकली एक जगह का नाम है जो कि इटली के अंदर है, इटाली के अंदर है, एंड इट इज़ एक्चुअली सराउंडेड बाय वाटर। तो वो इर्द गिर्द से जो है वो पानी से घिरा हुआ है। तो मेन जो सोर्स ऑफ ट्रेड है उन लोगों के पास वो उस टाइम पे था ही सिर्फ शिपमेंट का था। देयर वॉज एनिमिटी बिटवीन बोथ। हमें फिर ये भी बता दिया गया है प्री रीडिंग में कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। तो दोनों दुश्मन हैं तो इसका मतलब है कि दोनों में से एक को अच्छा भी बताया हुआ है, एक को बुरा भी बताया हुआ है। तो यही दोनों एक्चुअली हमारे पास हीरो और विलन होंगे। अब जो क्वेश्चन आपके लिए प्री रीडिंग में छोड़ा गया है वो क्या है? आपको मेन कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करा दिए गए हैं, आपको ये भी बता दिया गया है कि पूरी जो स्टोरी है वो इन दोनों की एनिमिटी, इन दोनों की राइवलरी के जो है वो अराउंड रिवॉल्व करेगी, इन दोनों की जो दुश्मनी है उसके इर्द गिर्द घूमेगी। तो क्वेश्चन क्या है जिसके लिए हमें प्ले पढ़ना है? वो क्वेश्चन जिसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है। व्हाट प्लान शाइलॉक मेड टू टेक रिवेंज अपॉन एंटोनियो? शाइलॉक ने ऐसा कौन सा प्लान बनाया कि वो एंटोनियो से बदला ले सके? इस क्वेश्चन से हमें आइडिया होता है कि दोनों के बीच में कुछ होगा, कोई इशू क्रिएट होगा, कुछ बुरा हो जाएगा और उसकी वजह से शाइलॉक जो है वो एंटोनियो के बहुत अगेंस्ट हो जाएगा और फिर वो उसे बदला लेने की कोशिश करेगा। एंड हाउ वॉज ही ह्यूमिलिएटेड? और कैसे जो है वो शाइलॉक ने एंटोनियो को ह्यूमिलिएट किया, उसको हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एज आई ऑलरेडी मैंशन के हमारे पास मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो बेसिकली एक प्ले है और शेक्सपियर प्ले राइटर है। तो हम पहले देखते हैं कि प्ले क्या होता है। प्ले को बेसिकली हम एक और नाम भी देते हैं जो कि हम कहते हैं ड्रामा। पुराने ज़माने के प्लेज और मॉडर्न प्लेज या वो प्लेज जो स्टेज पे परफॉर्म किए जाते थे और वो प्लेज जो अब हम टीवी पे देखते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस है। डिफरेंस ऐसे है कि पुराने ज़माने के जो प्लेस थे उसमें क्या होता था कि उसके अंदर एक प्रॉपर जो है वो सेटिंग होती थी, एक उसके अंदर टाइम लिमिट का ख्याल रखा जाता था। अब हमारे पास सोप ड्रामास भी आ गए हैं। सोप ड्रामास क्या मतलब, बस झाग बनती जा रही है और वो ड्रामा जो है वो एक्सटेंड होता जा रहा है, कहानी चलती जा रही है और वो कहानी ख़त्म नहीं होती। लेकिन जो पहले प्लेज होते थे उनमें ऐसा नहीं होता था, उनमें एक प्रॉपर सीक्वेंस होता था, मेन कैरेक्टर्स होते थे और सिर्फ उन्हीं के इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती थी। दूसरा मेन पॉइंट ये था कि टाइम लिमिट वाला, कि उसको हम टाइम लिमिट क्यों करते थे? क्योंकि हमारा जो प्ले था वो एक ही टाइम में 1 आवर का टाइम है या 3 आवर का जो भी टाइम पीरियड है उसमें उसने स्टेज के ऊपर परफॉर्म होना होता था। तो उसकी जो सेटिंग होती थी वो भी सारी प्रिपेयर की जाती थी हाथों से और उस पूरे सीन को क्रिएट किया जाता था। तो ज़्यादातर फोकस जो है वो डायलॉग्स के ऊपर रखा जाता था, ज़्यादातर चीज़ें जो है वो डायलॉग के थ्रू एक्सप्रेस की जाती थी। लेकिन अगर हम अभी के ड्रामास देखें, जो हम ऑन एयर ड्रामास हमारे जो चल भी रहे हैं, उनमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें वो डायलॉग्स के थ्रू नहीं सिर्फ सीन के थ्रू एक्सप्रेस कर दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक एक्सीडेंट सीन प्रेजेंट करना है अभी के ड्रामा में या प्ले में, तो उसमें क्या होता है, हम एक्चुअल एक्सीडेंट होता हुआ दिखाते हैं। लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था, जो स्टेज प्लेज होते थे उसमें एक्चुअली एक गाड़ी का एक्सीडेंट जो है वो रोड के ऊपर अगर वो नहीं भी दिखा सकते तो वो ऐसे डायलॉग्स यूज़ करते थे जिसमें दो लोगों के आपस में बात करने से पता चल जाता था कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है। Here, what is a drama? A drama is defined as a piece of literature of which the intended purpose is to be performed in front of an audience. Actually, ड्रामा की जो डेफिनेशन लिटरेचर में है वो क्या है कि ये एक ऐसा पीस ऑफ लिटरेचर है, ऐसा रिटन मटेरियल है जिसका मेन मकसद ही ये है कि ऑडियंस के सामने उसको परफॉर्म करना है। दिस टाइप ऑफ राइटिंग इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्रिप्ट। अब वो जो चीज़ परफॉर्म करनी है, परफॉर्मेंस के लिए डायलॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है,
वो किस फॉर्म में लिखा जाता है, जो उसकी रिटन फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट। वो स्क्रिप्ट जो है वो हमारे एक्टर्स को दे दिया जाता है जो कि वो परफॉर्म करते हैं। एंड द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू द लाइंस ऑफ द कैरेक्टर्स प्लेड बाय द एक्टर्स। और जो कहानी है सारी की सारी वो हमें एक्टर्स जो हमारे बोल रहे होते हैं उनकी जो लाइंस होती हैं उनके कैरेक्टर्स की, उससे हमें पता चलती है। इट इज़ सो कोल्ड टुडे and it's early morning, not exactly early morning, लेकिन most probably आप में से बहुत सारों की अभी early morning ही हो रही होगी। बाहर सूरज निकल आया है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही, तो लेक्चर लेने के बाद you can enjoy the sunshine और थोड़ी सी अपनी ठंड कम कर सकते हैं। मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं। Let's move to the next point। हमारा next point क्या है? next point है हमारा elements of drama। जब भी हम कोई ड्रामा पढ़ते हैं तो हमने उसमें से उसके बेसिक एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई ज़रूर करना होता है, क्योंकि उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हीं को जब हम एनालाइज करते हैं, उन्हीं को हम अंदर इन डेप्थ देखते हैं कि हमें एक्चुअली क्या कन्वे किया जा रहा है, तो हमें ड्रामा और उसके लिखने का पर्पस ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा क्या हैं, हमें किसने बताए हैं जी? एरिस्टोटल ने बताए हैं। आई हैव बीन रेफरिंग टू प्लेटोज रिपब्लिक। प्लेटो जो है उसकी रिपब्लिक जो है उसका रेफरेंस मैं देती रही हूँ आप लोगों को पहले काफ़ी दफ़ा, जिसमें मैंने कहा था कि प्लेटो कहता है कि पोइट्स दे शुड बी बैनिश्ड, उनको निकाल दिया जाना चाहिए हमारे कंट्री से। क्यों? क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, बिकॉज दे प्रेजेंट अ कॉपी ऑफ अ कॉपी। वो कहता है कि ये दुनिया एक कॉपी है और जो पोइट लिखते हैं वो उस कॉपीड दुनिया की भी एक कॉपी है। एरिस्टोटल वॉज बेसिकली हिज स्टूडेंट। तो एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो का स्टूडेंट था। वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किया करता था प्लेटो से, और बहुत सारे आइडियाज़ जो है वो एरिस्टोटल के प्लेटो से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। हमें जो ट्रेजेडी की और ड्रामा की डेफिनेशंस और सारे मेन पॉइंट्स जो मिलते हैं वो हमें एरिस्टोटल ही की थेरीज में से मिलते हैं। तो एरिस्टोटल ने जो 6 एलिमेंट्स बताए हैं ड्रामा के, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज प्लॉट, देन वी हैव थीम, कैरेक्टर्स, डायलॉग, रिदम एंड स्पेक्टिकल्स। आगे हम देखते हैं कि ये 6 जो एलिमेंट्स हैं इनमें क्या क्या होता है। द फर्स्ट वन इज प्लॉट। प्लॉट क्या होता है? इट इज़ दी बेसिक स्टोरी लाइन। अब हमारे पास जो एक मेन स्टोरी लाइन होती है जिसमें हमें सारी कहानी बताई जा रही होती है, जो हमने डिस्कस किया था कि हमें पता कैसे चल रही है, डायलॉग के थ्रू चल रही है, लेकिन एक कहानी कन्वे की जा रही है जो कैरेक्टर्स के साथ हो रहा है, जो वो बातें कर रहे हैं, जो भी वो एक्शन परफॉर्म करते हैं, वो बेसिकली एक कहानी की फॉर्म में होता है। तो वो हमारा प्लॉट होता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ प्लॉट टू बी लीनियर और क्रोनोलॉजिकल। आजकल के प्लेज में ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो प्लॉट है, वो हमारी जो स्टोरी है वो लीनियर हो, वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में हो, वो एक सीक्वेंस में चल रही हो। लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था? प्रेफरेबली यही किया जाता था कि हमारी जो कहानी है वो सीक्वेंस में चलती थी, और जो हमारे फ्लैशबैक्स भी हैं वो सिर्फ डायलॉग्स ही के थ्रू कन्वे किए जाते थे कि एक करेक्टर दूसरे को बता रहा है या खुद से जो है वो सोच रहा है कि पुराने ज़माने में ये हुआ था। तो वो पुराने ज़माने की पूरी कहानी पे हमें शिफ्ट नहीं किया जाता, फ्लैशबैक पूरा दिया नहीं जाता, सिर्फ डायलॉग के थ्रू ही हमें वो कहानी भी बीच में बताई जाती है। लेकिन हमारा जो प्ले का सीक्वेंस है, जो हमारे इवेंट्स का सीक्वेंस है, वो चेंज नहीं होता, वो उसी टाइम पे उसको याद आ रहा होता है। हमारे पास जो प्लॉट का एक्चुअल सीक्वेंस है, हम एरिस्टोटल ही की थ्योरी को लेके चलेंगे। उसमें प्ले की जो है वो एक तो बिगनिंग होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसमें हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, किस किस्म का उनका बिहेवियर है, क्या वो काम करते हैं, और हम बिल्कुल स्टार्ट से ही थोड़ा बहुत गेस करना शुरू हो जाते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर्स आगे क्या करने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास आता है राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन होता है वो सारे एक्शंस जो वो दोनों कैरेक्टर्स, 2 कैरेक्टर्स, 3 कैरेक्टर्स जितने भी हैं वो आपस में परफॉर्म करते रहते हैं। जो मेन पॉइंट है हमारा, हमारे प्लॉट का, हमारी स्टोरी लाइन का जो सबसे मेन पॉइंट है वो हमारा क्लाइमैक्स होता है। क्लाइमैक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा हीरो और विलन, या जो 2 भी कैरेक्टर्स, 2 भी चीज़ें आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट रोल प्ले कर रही हैं, वो आमने सामने आ जाती हैं, उनका एक क्लैश आ जाता है, एक इशू क्रिएट हो जाता है। तो वो जब इशू क्रिएट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं क्लाइमैक्स पॉइंट। तो वो जो राइजिंग एक्शन है वो हमें बिगनिंग से क्लाइमैक्स पॉइंट तक लेके जा रहा है।
क्लाइमैक्स के बाद हमारा फॉलोइंग एक्शन शुरू हो जाता है। फॉलोइंग एक्शन हमें नीचे एंडिंग की तरफ लेके जाना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम उस क्लाइमैक्स को, उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं और एट द एंड हमारे पास रेजोल्यूशन या कैटेस्ट्रॉफी आ जाता है। रेजोल्यूशन क्या है कि हमारे पास जो है वो एक हैप्पी एंडिंग आ जाती है। कैटेस्ट्रॉफी क्या है? कैटेस्ट्रॉफी हमारे पास एक सैड एंडिंग होती है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर हीरो जो है वो एट द एंड खुश नहीं होता, वो एक हैप्पी एवर आफ्टर वाली लाइफ नहीं गुजार रहा होता। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है थीम का। थीम क्या है? थीम रेफर्स टू द मीनिंग ऑफ द प्ले। जो बात हमें एक्चुअली राइटर कन्वे करना चाह रहा है वो हमारी थीम है। इट इज़ द मेन आइडिया और द लेसन दैट इज़ टू बी लर्न। जो भी मेन आइडिया हमें सीखने की ज़रूरत है वो हमें थीम में बताया जाता है। थीम हमें बेसिकली कन्फ्लिक्ट्स के थ्रू जो है वो कन्वे की जाती है। अब वो कन्फ्लिक्ट्स 3 फॉर्म में होते हैं। मैन वर्सेस मैन हो सकता है, इसका मतलब है हीरो और विलन का आपस में कोई इशू होता है और उस इशू को रिजॉल्व किया जाता है एट द एंड। तो हो सकता है कि राइटर हमें बताना चाह रहा हो कि किस किस्म के इश्यूज जो है वो दुनिया में लोग फेस करते हैं और उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। दूसरी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है मैन वर्सेस नेचर, जो कि हीरो और उसके फेट के बीच में होता है कि एक इंसान है तो बहुत अच्छा, वो दुनिया में सारे अच्छे काम कर रहा है। मैंने पहले भी आपको ईडिपस की एग्जांपल दी थी। ईडिपस के साथ क्या हुआ? वो था तो बहुत अच्छा, लेकिन उसकी फेट में ये लिखा था कि उसके साथ ये बुरा होना है, उसने अपने बाप को मार के अपनी माँ से शादी करनी है। तो वो जो कुछ भी हुआ उसमें उसका अपना कसूर नहीं था, वो सब फेट का था। तो फेट और हीरो का आपस में एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था, दोनों की एक जंग चल रही थी। तो उसके थ्रू हमें जो है वो हमारा मेन मैसेज कन्वे किया गया है। और तीसरा क्या है? तीसरा मैन वर्सेस हिमसेल्फ, जो हमारे मॉडर्न एज में बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि इंसान का जो दिल और दिमाग है वो आपस में एक लड़ाई में जो है वो मसरूफ़ होता है। इंसान को समझ नहीं आती कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उसको करना चाहिए। तो ये 3 तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हमारे, जो हमें थीम कन्वे करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास करेक्टर्स। करेक्टर्स कौन होते हैं? पीपल हु आर पोर्ट्रेड बाय दी एक्टर्स। जो हमारी स्टोरी में जो भी किरदार होते हैं, जिनको एक्टर्स परफॉर्म करते हैं, एक्टर्स वो होते हैं जो एक्ट कर रहे होते हैं, तो वो हमारे करेक्टर्स होते हैं। करेक्टर्स शेव डिफरेंट टाइप्स बट द मेन करेक्टर्स ऑफ अ प्ले, ये शेव्स नहीं होना था, हैव होना था। करेक्टर्स हैव डिफरेंट टाइप्स बट द मेन करेक्टर ऑफ अ प्ले इंक्लूड। हमारे पास टाइप्स तो बहुत सारी होती हैं, वो हम इन फ्यूचर इंशाल्लाह अगर हमें टाइम मिला तो हम कभी डिस्कस करेंगे। अभी हम अपने जो मेन कैरेक्टर्स हैं उन्हीं पे फोकस रखेंगे। हमारे पास मेन कैरेक्टर है प्रोटैगनिस्ट और इंटैगनिस्ट का। प्रोटैगनिस्ट होता है हमारा हीरो, और हम ऑलरेडी प्री रीडिंग में देख चुके हैं कि हमारा हीरो कौन है, एंटोनियो है, और हमारा इंटैगनिस्ट विलन कौन है, वो शाइलॉक है। डायलॉग्स क्या होते हैं? दिस रेफर्स टू द वर्ड्स रिटन इन द स्क्रिप्ट एंड स्पोकन बाय द कैरेक्टर्स इन द प्ले। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे स्क्रिप्ट के अंदर चीज़ें लिखी होती हैं वो डायलॉग्स के फॉर्म में होती हैं, और ये किसने बोलने होते हैं? ये हमारे एक्टर्स ने, जो किसी करेक्टर का रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन्होंने बोलने होते हैं। डायलॉग्स आर द बेसिक थिंग दैट हेल्प मूव द एक्शन ऑफ द प्ले। डायलॉग्स वो मेन चीज़ हैं जो हमें हमारी स्टोरी लाइन को आगे लेके जाने में हेल्प करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायलॉग्स। हमारे पास 3 तरह के डायलॉग्स होते हैं। डायलॉग बिटवीन कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स आपस में डायलॉग शेयर करते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे हम 9th 10th में भी डायलॉग्स करते रहे हैं, आपके पास 9th क्लास के सिलेबस में भी डायलॉग राइटिंग है। तो वो जो हम 2 लोगों के बीच में आपस की बातें लिखते होते थे, वो हमारे कैरेक्टर्स के बीच के डायलॉग्स हैं। फिर हमारे पास आते हैं सोलिलोकी। सोलिलोकी का कॉन्सेप्ट आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। सोलिलोकी क्या है कि जब एक कैरेक्टर स्टेज पे अकेला रह जाता है और वो खुद ही अपने आप से बातें कर रहा होता है, एक्चुअली वो अपनी ऑडियंस को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा होता है कि वो कितना परेशान है या उसके साथ क्या इश्यूज चल रहे हैं और वो सोच क्या रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो वो जो माइंड का सारा इमेज वो एक लंबे से डायलॉग में प्रेजेंट करता है, उसको हम सोलिलोकी कहते हैं। वो सोलिलोकी वो किसको सुनाने के लिए बोल रहा होता है? वहाँ प्ले के बीच में तो वो सिर्फ खुद से बातें कर रहा होता है, लेकिन एक्चुअली उसका मकसद होता है ऑडियंस को सुनाना। थर्ड टाइप ऑफ डायलॉग है हमारे पास असाइड। असाइड होता है ये वहीं
प्ले के बीच में बहुत सारे करेक्टर्स मौजूद होते हैं और एक करेक्टर मुंह साइड पे करके एक डायलॉग बोलता है, साइड पे होके एक डायलॉग बोलता है। अब ये डायलॉग दिस इज ओनली मेंट फॉर द ऑडियंस, बोला वो वहीं स्टेज पे जा रहा है, बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में बोला जा रहा है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को वो डायलॉग सुनाना है, जो बाकी करेक्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं वो उस डायलॉग को नहीं सुन सकते। जैसे अक्सर ऐसा होता है, कोई बड़ा हमें डांट दे तो हम हल्का सा मुंह में कुछ बोलते हैं, या कोई डांट के हमें चला जाए तो पीछे हम खुद ऊंचा सा कोई उनको जवाब देते हैं कि मेरी तो कोई गलती नहीं थी। तो ये क्या होता है, इसको हम असाइड कंसिडर करते हैं। देन वी हैव रिदम। रिदम इज मोस्ट कॉमनली क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स। हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या है, रिदम क्रिएट किया जाता है साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक की मदद से। पुराने ज़माने में ज़्यादा साउंड इफेक्ट्स यूज़ नहीं किए जा सकते थे, कंप्यूटराइज दौर नहीं था, तो क्या करते थे, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल रिदम इज क्रिएटेड विद द टोन ऑफ डायलॉग डिलीवरी ऑफ द एक्टर्स एंड देयर वॉइसेस। उस टाइम पे रिदम क्या है, जो मेन सस्पेंस क्रिएट किया जाता था, वो जो करेक्टर्स की टोन होती थी, जिस टोन में वो बात करते थे, वो बेसिकली रिदम क्रिएट करते थे। देन वी हैव द लास्ट वन इज स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स क्या है, दिस रेफर्स टू द विजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ प्ले इंक्लूडिंग सेटिंग एंड कॉस्ट्यूम्स। हमारी जो भी सेटिंग है, जो भी पूरा एक इमेज प्रेजेंट किया जाता है वो, और हमारे जो करेक्टर्स के कपड़े हैं वो हमारे पास स्पेक्टिकल्स, वो चीज़ें जो हम देख रहे होते हैं, सुन नहीं रहे होते हैं, सिर्फ देख रहे होते हैं, वो हमारे स्पेक्टिकल्स में काउंट होती हैं। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग